खास मुलाकात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। खास मुलाकात में आज हमारे साथ कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी, लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में है कामयाबी की अजीम शान मिसाल अरीशा नुसरत साहिबा। आप हर इंसान के लिए मिसाल हैं जो अपने ख्वाबों को मुकम्मल करना चाहते हैं। आपकी कहानी जब मैंने पढ़ी और सुनी तो कहीं ऐसे दौर और पड़ाव मैंने देखे जो आम इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन वहीं से आपने रिस्टार्ट किया और अपने ख्वाब को पूरा किया। अरीशा नुसरत, इनकी इब्तदाई तालीम लेडी इरविन स्कूल और जामिया मिलिया स्कूल नई दिल्ली से होती है और उसके बाद आप BLLB में ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया की लो फैकल्टी से करती हैं और अपने बैच की टॉपर भी बनती हैं। इसके बाद तैयारी शुरू होती है दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की, लेकिन इस बीच आपकी शादी हो जाती है और आपको हैदराबाद आना पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है एक अलग चैप्टर, क्योंकि अब आपकी तैयारी शुरू होती है तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज की और इसके लिए आपको तेलुगु लैंग्वेज का आना ज़रूरी हो जाता है। महज 6 महीने में आप तेलुगु पढ़ना लिखना सीखती हैं और उसके बाद बनता है इतिहास। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अरीशा नुसरत तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करती है। इसमें लैंग्वेज तेलुगु का भी एग्जाम होता है और बचपन से तेलुगु पढ़ने वाले कैंडिडेट से भी बेहतर नंबर आपके आते हैं। मॉक इंटरव्यू में तो पैनल देखकर ही आपको जज साहिबा दरअसल मान लेते हैं। अरीशा नुसरत साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। आपकी जर्नी आज हम अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं। आप ही के लफ्ज़ों से करते हैं आगाज़ इसका। पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं मुनसिफ टीवी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपका भी ख़ास शुक्रिया इतना अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और इतनी अच्छी मुबारकबाद देने के लिए। जज़ाकल्लाह। इब्तदाई तालीम होती है लेडी इरविन स्कूल और जामिया मिलिया स्कूल से, तभी से बन गया था प्लान कि अब तो बस जज ही बनना है ज़िंदगी में, बस यही मेरा जो गोल है उसको अचीव करके रहना है? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे लॉ की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट था शुरू से, और जब मैंने लॉ में दाखिला लिया तो और भी मज़ा आने लगा। उसी को परस्यू करना है ये तो समझ आ गया था, लेकिन जुडिशरी करियर पाथ चुनना है या नहीं ये बहुत आगे जाके समझ आया। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लॉ के कंप्लीट करने के बाद। हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, NGOs में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से मुझे क्या करना था उस बात की क्लैरिटी नहीं थी। फिर मैंने इंटर्नशिप्स करे। जिनको नहीं पता नाजरीन को मैं बता देती हूँ इंटर्नशिप्स क्या होते हैं। जब हमारे कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें हम कहीं ना कहीं काम करते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो उनको ही इंटर्नशिप्स कहते हैं। तो मैंने NGOs में काम किया 1-2 महीने के लिए, फिर लॉ फर्म्स में काम किया, कमीशंस में काम किया, एडवोकेट्स के अंडर काम किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और आखिरी इंटर्नशिप थी मेरी एक जज के अंडर। तो इन्हीं इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस की वजह से मुझे ये क्लैरिटी आई कि मुझे किस तरह का काम पसंद है, किस तरह का काम नापसंद है। तो जो मेरी आखिरी इंटर्नशिप थी एक जज के साथ, वहाँ मुझे समझ आया कि मुझे यही करना है और इसी तरह का काम मुझे पसंद है। ऑल्दो जुडिशरी बहुत अट्रैक्टिव तो था ही ऑप्शन, लेकिन वो एक्सपीरियंस से समझ आया कि यही करना है आगे, और वहीं से मैंने दिल्ली जुडिशरी की अपनी तैयारी शुरू करी और फिर किस्मत हैदराबाद ले आई, फिर तेलंगाना की जुडिशरी की तैयारी शुरू करी। ये दोनों अलग कितने थे अपने आप में? एक तो दिल्ली जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी और फिर तेलंगाना जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी, और इसके बीच में जो वक्त जो हमने देखा है वो वाकई बहुत कम था। इतने वक्त में इतना जल्दी स्विच करना, चीज़ों को समझना, ये सफ़र कैसा रहा? बेशक ये काफ़ी अलग है पैटर्न दिल्ली जुडिशरी का, तेलंगाना जुडिशरी का। सबसे बिगर चैलेंज मैं बोलती हूँ कि तेलुगु लैंग्वेज का ही था मेरे लिए। तो उसमें तेलुगु सीखना और पहले तो ये यकीन दिलाना कि मैं ये कर पाऊँगी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, सभी लोग मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मम्मी पापा, फिर मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सास ससुर, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग रहे हैं मेरे लिए। सभी का अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे इन्हीं लोगों ने यकीन दिलाया कि नहीं, हो जाएगा, तुम शुरू तो करो। मुझे बहुत डाउट था कि मैं कैसे उन लोगों के साथ compete करूं जिन लोगों की मदर टंग ही तेलुगु है और मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मेरे फादर इन लॉ मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ, उन्होंने मुझे बैठा के चौक और स्लेट लेके
आ इ ई उ ऊ वहाँ से लिखना शुरू करा, वहाँ से सिखाया। हर दिन हम कुछ नया पढ़ते थे, कुछ नया सीखते थे। फिर अल्फ़ाबेट्स के बाद छोटे छोटे वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। जो एग्ज़ाम होता है तेलुगु का, उसमें ट्रांसलेशन पूछा जाता है, इंग्लिश टू तेलुगु, तेलुगु टू इंग्लिश। तो फिर ट्रांसलेशन तक हम लोग 6 महीने में आए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। तो ये ही सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के पैटर्न को स्विच करना, वो भी एक चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तेलुगु लैंग्वेज के बारे में अक्सर यही हम नॉर्थ इंडियन यही ख्याल करते हैं कि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और बोलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको तो सीखना मतलब बाप रे बाप बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन इस चैलेंज को भी आपने पार किया। एग्ज़ाम जब देने के लिए बैठे, तेलुगु लैंग्वेज का जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे, तब क्या जहन में चीज़ें आ रही थी और क्या चल रहा था? देखिए बेशक क्योंकि मुश्किल राइटिंग तो है। स्पीड भी है ना, वो भी मैटर करती है और आपने सिर्फ 6 महीने में ये तमाम चीज़ें की, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मुश्किल तो था ही मेरे लिए, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और ये हिंदी जिसको अच्छी आती है, तो क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस हिंदी भी और तेलुगु भी संस्कृत से डिराइव हुई Inspire है ये है। जी, language, इंस्पायर्ड है। तो बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी हैं, फिर बहुत सारे उर्दू के कॉमन वर्ड्स भी हैं। तो वो समझने में थोड़ी एक हद तक वहाँ भी आसानी रही, क्योंकि मुझे उर्दू और हिंदी अच्छा आती थी, तो वो भी थोड़ी आसानी हुई। फिर राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड, वो सब तो स्लो था ही, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वापस थोड़ा सा पीछे ही आएंगे हम, क्योंकि ये लैंग्वेज के बारे में मुझे भी जानना था और व्यूवर्स को बताना था। ज़ाहिर तौर पर बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि एक अच्छी उम्र पर आकर के एक नई लैंग्वेज को सीखना, फिर उसमें महारत हासिल करना बहुत चैलेंज वाला काम है, लेकिन चैलेंजों को हल करते हैं तभी मिसाल बनती है, इतिहास बनता है। एग्ज़ाम जो रहा, ये जुडिशरी एग्ज़ाम, 3 अलग अलग इसके लेवल हैं, किस तरह से आपने सारी चीज़ों को देखा और जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ अच्छे टिप्स बता दें उन्हें। पहले मैं एग्ज़ाम के पैटर्न से शुरू करती हूँ। तो इसमें एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले होता है प्रीलिम्स, जो कि होता है MCQ टाइप क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो वो प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आता है मेंस। मेंस में हमें आंसर्स लिखने होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मेंस में 3 पेपर्स होते हैं। एक होता है सिविल, जिसमें जो सिलेबस में सिविल लॉज होते हैं उस पे सवाल आते हैं। फिर दूसरा होता है क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उस पे सवाल आते हैं। और तीसरा पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, जिसमें इंग्लिश और तेलुगु दोनों पूछे जाते हैं। तो मेन स्टेज भी अगर क्लियर हो गई तो उसके बाद हमारी तीसरी स्टेज होती है, जो कि इंटरव्यू स्टेज होती है। इंटरव्यू स्टेज भी अगर क्लियर कर लें तो फिर आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है जुडिशरी का। तो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। फिर जो लोग जज बनने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप शुरू करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से, वहाँ से आप शुरू करिए। कोई भी स्टेट अगर आप टारगेट कर रहे हो, तेलंगाना ही नहीं, बाकी कोई भी स्टेट टारगेट कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसका पैटर्न जानिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई स्टेट्स बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कानून की बेयर एक्ट्स होती हैं उसके स्ट्रिक्टली उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड बहुत आते हैं। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कई स्टेट्स में दोनों का मिक्स आता है, तो आप ये देख लीजिए कि आपकी स्टेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर वो समझ आ गया तो अपने नोट्स बनाना शुरू करिए उसी हिसाब से। कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से, उस पर ज़्यादा तवज्जो करिए और इस तरह से अपने नोट्स बनाइए। फिर थोड़े मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, उस तरह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हर कोई नहीं लिख पाता अच्छे आंसर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वे करिए कम शब्दों को यूज़ करके, तो वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ही आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपके आंसर का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। आप कुछ और अच्छा सोच पाएंगे, आगे के जो आंसर है वो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। ये तमाम जो टिप्स हैं याद रख लीजिए, बल्कि नोट पे कर लीजिए। जाहिर तौर पर पैटर्न को समझना वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत डेप्थ में जाके आपने बात बताई है और जाहिर तौर पर आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर हुआ होगा। 2 अलग अलग ज़िंदगियाँ होती हैं इंसान की, एक हम पढ़ रहे होते हैं और एक हमारी घरेलू ज़िंदगी होती है। दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना और उसमें कामयाबी हासिल करना, दोनों ही शोबों की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर हो जाए।
इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। बहुत इल्म और तालीम को बहुत बढ़ावा दिया है उन्होंने शुरू से। लोग बोलते थे जब कि बेटियों को काम सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, इनकी शादियाँ नहीं होंगी वरना, तब मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं, हम ये सारी चीज़ें तो वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर सीख सकते हैं, लेकिन तालीम हासिल करना, करियर बनाना, इन सब का वक्त बहुत लिमिटेड होता है, तुम लोग इन पे फोकस करो। मुझे और मेरी बहन को हमेशा मेरे पापा ने यही कहा है। फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और मुझे एग्ज़ाम जब करीब होता था तो मेरी सास मुझे किचन में एंटर भी नहीं होने देती थी। कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे नहीं डाली। तो इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस चीज़ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस ढूंढने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका सपोर्ट रहा। जी। कोचिंग का लोग सहारा लेते हैं और कोचिंग पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, लेकिन क्या कोचिंग को लेकर के आपके क्या ख्याल है, विचार है, और आपके इस प्रिपरेशन में कोचिंग का क्या रोल रहा? देखिए, कोचिंग लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, बहुत लोगों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही आपके हिसाब से जो भी आपको बेहतर सूट करे, आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कोचिंग लेना या नहीं लेना। मैंने पर्सनली ऑनलाइन कोर्स किया था, एक जुडिश्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, मैंने वहाँ क्लासेस ली थी। 6 महीने का कोर्स होता है। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, अगर आप जानते हो तो उनका इनिशिएटिव है ये। और कुछ जजेस, जो एडवोकेट्स हैं, वेल नोन एडवोकेट्स, वो लोग इसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की थी और मुझे उससे काफ़ी हेल्प हुई। एक और चीज़ जो मैं आपसे अब अपने व्यूवर्स को भी समझाना चाहूँगा, ज़ाहिर तौर पर लड़कियों के लिए हम इंडिया में रहते हैं और बहुत सारे गांव के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अभी भी वो ख्याल नहीं रखते हैं। आपको अच्छी फैमिलीज़ मिली, आप खुशकिस्मत हैं उसके लिए। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उनको एक पैगाम हो जाए, एक संदेश हो जाए कि आपको इन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, एक अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप पेरेंट्स को भी टिप्स दे सकते हैं, बिल्कुल, जिस मुकाम पे आप जी। दे सकते हैं। पहले तो मैं बात करूँगी जिनकी शादी हो गई है और उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो काम करना चाहती हैं। उससे एक स्टेप पीछे अगर जाएं तो अगर आपकी ख्वाहिश है काम करना, शादी के बाद कुछ आप करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ भी बनना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। अगर तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप काम करने की ख्वाहिश रखती हैं तो ये बात थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। पेरेंट्स को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए, और अगर आप मिल रही हैं फैमिली से तो आप भी एक बार ज़ाहिर कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन बाद में अगर जो आप काम करना चाहती हैं तो बेशक इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, और उनके फैमिली का सपोर्ट अगर ना मिले तो बहुत मुश्किलात आ जाती हैं। बेशक मैं तो इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब जो आपकी जर्नी रही ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि कभी भी वो फेयर, कभी भी वो डर, वो तमाम चीज़ें आई नहीं, लेकिन कभी ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, ये ख़त्म है, मतलब अब मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी ऐसा फील आया? फिर खुद को आपने मोटिवेट किया, किन चीज़ों के सहारे, वो असल में मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। मुझे बहुत लगता था, ख़ासकर तेलुगु के जब पेपर्स देखती थी, मुझे समझ नहीं आता था ये मैं कैसे करूँगी। फिर लॉ के पेपर्स भी, वो भी एक डेली स्ट्रगल था, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना। कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। तो वो सेल्फ डाउट कॉन्स्टेंटली रहता है, और मैं कहूँगी कि ये जर्नी का पार्ट है, सबके साथ होता है। कभी ना कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह के बहुत डाउट्स आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद यकीन दिलाना कि नहीं, कोशिश तो करना हमारा काम है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में, वो चीज़ एक होनी चाहिए। फिर इसमें मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे जब भी ऐसा लगता था कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी, कुछ और कोई दूसरी जॉब देखें क्या, ये पता नहीं होगा या नहीं, ऐसे जब भी डाउट्स आते थे तो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती थी, और वो मुझे बोलते थे नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। एक और चीज़, मैं जब इंटरव्यू से पहले आपके बारे में कुछ डिटेल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आप मुझे सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आए कहीं भी। तो क्या ये यूपीएससी या फिर जुडिशरी एग्ज़ाम को जो प्रिपेयर कर रहे होते कैंडिडेट, ये सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं, या यहाँ से भी कुछ इसके पीछे की स्टोरी असल में मैं जानना चाह रहा हूँ।
नहीं, मैं तो सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करती थी, अभी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बस मेरी प्रोफाइल प्राइवेट है तो आपको नहीं मिली होगी। अच्छा। बस एग्ज़ाम जब करीब आते हैं तो वो डेली रूटीन में बनाती थी कि इतने घंटे पढ़ना है कम से कम। फिर सोशल मीडिया एक डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन ज़रूर बनता है, तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पूरा अवॉइड करती थी, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया या फ़ोन को ऑफ़ करके कहीं रख दिया। इतने बजे से पहले जब तक मैं ये टॉपिक्स नहीं करूँगी, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं फ़ोन को नहीं उठाऊँगी। इस तरह की चीज़ें थोड़ा मैं करती थी, लेकिन अभी भी मैं सोशल मीडिया यूज़ तो करती हूँ, ऐसी बात नहीं। मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी आप बड़ा से बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के ताल्लुक से मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, ये ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी आपको लगती है? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 18 घंटे 20 घंटे वैसे तो मुमकिन नहीं है पढ़ना, लेकिन कोशिश मैंने भी करी है। बहुत लोगों से सुना है कि हम तो 15-20 घंटे पढ़ते थे तब जाके हुआ है। कोशिश मैंने भी करी है, सेल्फ डाउट आता था। इन बातों से खासकर बहुत डाउट क्रिएट होता है कि लोग ऐसा करके ही एग्ज़ाम पास करते हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं कर पा रही। मैं 10 घंटे भी बहुत मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ, तो शायद मेरा नहीं होगा, ऐसा बहुत डाउट क्रिएट होता है। लेकिन 20 घंटे भी अगर आप हाइपोथेटिकली मान ले पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें से प्रोडक्टिव रहना उतना पूरा टाइम वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं मानती हूँ। आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं शायद उसका आधा टाइम, तो इससे अच्छा जितना आप प्रोडक्टिव हैं उतना अच्छे से बैठ के पढ़ें। आप अगर 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, फुल फोकस के साथ पढ़ें, तो उतना भी काफ़ी है। मैं दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ती थी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था मुझसे। लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आप मुसलसल पढ़ते रहें, चीज़ों को बीच में ड्रॉप करते हैं तो शायद वो गैप आ जाता है, ऐसा भी कुछ है? ड्रॉप होता ही है, आप कोशिश करें या ना करें, आप चाहें या ना चाहें, ड्रॉप होता है। कई दिन ऐसे भी जाते हैं कि 2 घंटे पढ़ना भी मुश्किल होता है, कई दिन ऐसे जाते हैं कि 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कोशिश, डेली स्ट्रगल वो होना चाहिए। अगर आपने आज कम पढ़ा है तो थोड़ा गिल्ट, थोड़ा रिग्रेट, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। वो स्ट्रगल डेली का, वो पूरी जर्नी का प्रोसेस है, वो उसका पार्ट है। प्रीलिम्स और मेंस, इनके बाद जब मॉक इंटरव्यूज़ की बारी आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि मतलब क्या होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हम कुछ वीडियोस देखते हैं मॉक इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, तो हमें भी लगता है कि तो बहुत मुश्किल चीज़ें यहाँ पर होती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने तो पर्सनली मॉक इंटरव्यू नहीं लिया था। मैंने बहुत कम टाइम था मेरा जब मेंस का रिज़ल्ट आया और इंटरव्यू की डेट आई, तो मेरे हस्बैंड भी मोहम्मद असदुल्ला शरीफ, वो भी जज हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आया। उन्होंने ही मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे टिप्स दिए, गाइड किया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। फिर मुझे बहुत फियर था इस बात का कि मैं जब इंटरव्यू देने जाऊंगी तो वहाँ पे मुझसे ये ना पूछने कि आप तेलुगु में बोल के बताइए। इंटरव्यू मेरा तेलुगु में होगा तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, इतना फ्लुएंट इतना नहीं आई है फ्लुएंसी, क्योंकि एग्ज़ाम की हद तक लिखना और पढ़ना उतना ही आता है एग्ज़ाम में, मेंस में, तो उतना मैंने अच्छे से सीखा था। लेकिन बात करना, फ्लुएंसी, लोकल्स जैसे, वो मैं अभी भी सीख रही हूँ, उतना नहीं फ्लुएंट हूँ। तो मुझे इसका बहुत डर लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू तेलुगु में हुआ तो उनको समझ आ जाएगा कि मैं इतना अच्छा नहीं, तो मैं काम कैसे करूँगी, उस बेसिस पे मेरे मार्क्स ना कम हो जाएं। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब मुझसे पूछा कि आप, मेरे जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो दिल्ली के थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो दिल्ली से हैं तो आपने एग्ज़ाम कैसे पास किया? तो मैंने उनसे कहा, तेलुगु में ही जवाब दिया मैंने मैंने उनको बोला कि నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను, చదవడం రాయడం అయితే నేర్చుకున్నాను, కానీ మాట్లాడడం, వేగంగా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటున్నాను। तो ये छोटे से जवाब से बहुत खुश हुए वो। इसका मतलब है, जो लोग नहीं समझ पाए उनको मैं बता देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं तेलुगु सीख रही हूँ, लिखना पढ़ना तो मैंने सीख लिया, लेकिन बात करना, तेज़ बात करना, वो मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो थोड़ा ऑनेस्टी से और थोड़ा देख के मैं तेलुगु में ही जवाब दिया, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए वो लोग। फिर बाकी का इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। चीज़ें आराम से जो है वहाँ पर हो गई। अब आगे क्या चीज़ें आपको चैलेंजेस नज़र आते हैं? अब ट्रेनिंग पीरियड भी शायद, तो तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? अब चैलेंजेस तो ख़ास नज़र नहीं आते क्योंकि
मेरे पास काफ़ी सारी गाइडेंस है, मेरे हस्बैंड ही जज हैं, मुझे कंटिन्यूसली गाइड करते हैं। फिर अभी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर पोस्टिंग होगी, तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी इंशाल्लाह फ्लो में सब कुछ हो जाएगा, मुझे यकीन है। बहुत अच्छा रहा, हमने आपसे इतनी लंबी बातचीत की है। और कुछ चीज़ें जो है मैं अपने व्यूवर्स को आपके ज़रिए से ही बताना चाहूँगा। एक संदेश, एक पैगाम, ख़ास तौर पर जुडिशरी एग्ज़ाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो उनको मोटिवेट भी करे और उनको बताए, उनको डराए भी ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि आजकल ना बच्चे बिल्कुल भी वो डर तो रहा ही नहीं कि हम कर लेंगे, लेकिन डरना भी थोड़ा सा ज़रूरी है मोटिवेशन के साथ साथ। ठीक है, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। शायद आप लोग में से सबको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज बनने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये हाल ही में अभी हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे वो लोग बहुत मायूस हुए इस जजमेंट के बाद। 3 साल की प्रैक्टिस ख़ास तौर पे जिनकी नहीं थी वो लोग बहुत मायूस हुए। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप मायूस ना हो पहले तो, और आप इस 3 साल के पीरियड में अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस को जारी रखिए, साथ साथ थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जब ये 3 साल का पीरियड ख़त्म होगा तब आप पहले अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करिए। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करके आप LLM की साथ साथ डिग्री हासिल कर सकते हैं, वो भी आपके काम आएगी। वो भी आपका जो 3 साल की प्रैक्टिस का पीरियड होता है उसमें ब्रेक नहीं माना जाता। फिर साथ साथ आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर आप क्लर्क भी बने तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है और 3 साल के पीरियड में ब्रेक भी नहीं माना जाता। तो आप ये सारे ऑप्शंस परस्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मायूस ना हो। फिर इसके अलावा जो लोग जिनकी 3 साल की प्रैक्टिस है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन कम हो गया, आप अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करिए। आप कहाँ से शुरू करें इस पर मैं थोड़ा बोल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रीफली मैं बता देती हूँ। पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं काफ़ी स्ट्रेस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप उसको एनालाइज़ करिए। फिर उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइए। मार्केट में बहुत नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको फिर रिवाइज़ करिए। फिर मॉक टेस्ट लीजिए, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, वीक एरियाज़ क्या हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर ख़ासकर जो बच्चियां हैं जो ये देख रही हैं हमारे नाज़रीन में से, उनके लिए मेरा ख़ास पैगाम है कि मैं अपनी अगर एक स्टोरी शेयर करूँ तो जब मैंने लॉ में दाखिला ही लिया था तभी की बात है कि बहुत लोगों ने बोला था, पड़ोसियों में, जानने वालों में बहुत लोगों ने बोला था कि ये लॉ जो प्रोफेशन है ये हलाल नहीं है, इस तरह की बातें, और इसमें झूठ बोलना पड़ता है और ये लड़कियों के लिए है ही नहीं ये प्रोफेशन। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा था, मेरे मम्मी पापा को कहा था, मुझे कहा था, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा अगर तुम वकील बनोगी। इस तरह की बहुत बातें बोलते हैं लोग, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। आप इन सारी बातों पे यकीन ना करें। मैं तो कहूँगी कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है ये, आप लोग आगे आइए। हमारी कौम बहुत पीछे रह गई है इन सारी बातों की वजह से ख़ासकर, तो इन सारी बातों को नज़रअंदाज करिए, पेरेंट्स के लिए भी और लड़कियों के लिए भी ख़ासकर इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़िए। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, आपसे ना नहीं हो पाएगा ये सब तमाम चीज़ें, ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपने ये मुकाम हासिल किया, वो लोगों को जब आप फेस करते हैं तो आपको मतलब क्या फील होता है, या कभी किसी को कोई जवाब आपने दिया हो, और स्पेशली जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया, उनके लिए भी कुछ लफ्ज़ हो जाए। बिल्कुल, कुछ लोग सबको ही मिलते हैं, आई थिंक ये एक एग्ज़ाम इतना लंबा प्रोसेस है, उस बीच कोई ना कोई आके मिलता है और कहता है कुछ बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि डिमोटिवेट करती हैं। और भी ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जब आप तैयारी शुरू करते हैं और जब तक आपका सिलेक्शन होता है। तो इस बीच आप अपने दोस्तों को देखते हैं अच्छी अच्छी जॉब्स करते हुए, कोई बाहर शिफ्ट हो रहा है, कोई सेटल हो रहा है, तो ख़ुद को देख के लगता है हम अभी तक वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हम कितना टाइम पहले से पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं और डाउट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगेन ज़रूरी है कि जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ बढ़ना, उनकी तरफ देखना। मेरे लिए
ऐसे केस में मेरे हस्बैंड थे असदुल्ला शरीफ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मम्मी पापा थे नुसरत हुसैन, बुशरा नुसरत, उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई करी बार बार कि तुम कर सकती हो, ऐसे मत सोचो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, इस तरह की बातें करना। और मेरे इन लॉज़ हैं शाहीन फ़ातिमा, अब्दुल्ला शरीफ, इन्होंने भी मेरी बहुत हर कदम पे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इंस्पायर किया है, बहुत मदद करी है। तो कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है मेरे लिए बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं। मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करती थी, मेरी बहुत हौसला अफजाई करते थे बार बार। तो ये सब लोग मिलके मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे लिए खड़े थे, और सबका ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या फैकल्टीज़ में से कुछ लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो और बैकबोन बन के आपके साथ हमेशा रहे हो? जी, मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे डीन रहे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है हर कदम पे। मुझे कोई भी डाउट आया, वहाँ से लेके कोई भी ज़रूरत पड़ी, जब वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स की अर्जेंटली ज़रूरत थी, उन्होंने तब मेरी मदद करी। तो सब ने अपने अपने हैसियत से मेरे लिए बहुत मदद करी है, सब मेरे लिए बार बार आगे आए हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबके। ये जो सोशल लाइफ अब बन जाएगी आपकी, क्योंकि अब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच है और बहुत सारे सोशल इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जाना भी पड़ेगा। अब इन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ हार जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ। देखिए, प्रिपरेशन स्टेज पे मैं कहूँगी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, मैंने भी करे हैं। बहुत सारे फैमिली फंक्शंस, शादियां हैं, बर्थडेज़ हैं, और भी फंक्शंस होते हैं, तो कहीं मैं नहीं भी जाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि बुरा मान जाएंगे लोग, सब जा रहे हैं, मैं कैसे ना जाऊं। तो मैं जाती थी, रास्ते में अपना रिवीजन करते हुए जाती थी, फिर वहाँ जाके अटेंड किया, फिर वापस आते में भी थोड़ा रिवाइज़ करते हुए अपना जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो अपने साथ लेके चलती थी। तो वो भी बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, तो वो भी मेरा स्ट्रगल का ही पार्ट है। और मतलब वक्त को इतना अच्छा मैनेज किया आपने, इसीलिए महज 25 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया, ये भी एक अचीवमेंट है अपने आप में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रिया कहना चाहूँगी। बस मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कभी कि कम उम्र में ही करना है हासिल, बस सिलेक्शन हो जाए उतना काफ़ी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्लियर। ये तो मेरे हाथ में नहीं था, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। बहुत सालों से ना हम लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको पहली सफ में लाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चैलेंज जो है वो पूरा मतलब नहीं हुआ है, और आगे भी बहुत सारे साल ऐसे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत वक्त लगेगा। इस पर आपका क्या थॉट है, क्या नज़रिया है? जी, वो तो बेशक सच है कि लड़कियाँ ख़ासकर पीछे रह गई हैं, और ख़ासकर अगर हमारी कम्युनिटी की बात करूँ तो मुसलमानों में लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है पाबंदियों की वजह से, या बहुत सारे ऐसे रोक टोक लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि लड़कियों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, इसमें क्यों एडमिशन लिया, इस तरह की बातें बहुत हैं। फिर बहुत रोक टोक करते हैं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, और इस तरह की बातें बहुत हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप दीन और दुनिया में एक बैलेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इल्म को थोड़ा तवज्जो दीजिए, लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स के लिए ये बात है। हमारे इस्लाम बहुत आसान मज़हब है, इसको इस तरह की बातें करके बहुत मुश्किल बना दिया गया है आजकल के लोगों ने। और इल्म की बहुत ज़्यादा इस्लाम में इसको बढ़ावा दिया गया है। और हमें पता है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान का पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ था वो था इक़रा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इक़रा मतलब पढ़ो। इससे हम समझ सकते हैं कि इस्लाम इल्म को, तालीम को कितना बढ़ावा देता है। तो आप लोग भी पेरेंट्स के लिए अपने बेटी हो या बेटा हो, बराबरी दोनों की करके दोनों को आगे पढ़ाइए और दोनों को बराबर समझ के आगे बढ़ाइए। पूरी बातचीत के दौरान बहुत सारे अलग अलग पहलुओं से हम गुजरे हैं, लेकिन जिस मोड़ पर, जिस मुकाम पर अब हम पहुँचे हैं,
असल में बात जो दरअसल है वो ये है कि आपको पढ़ना होगा। आपको कोई भी मुकाम, कोई भी इतिहास बनाना है, आपको किसी भी मुकाम पर पहुंचना है, ज़माने को पीछे छोड़कर अगर आपको आगे बढ़ना है तो महज आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए मेहनत, लगन, तमाम चीज़ें वो भी शामिल रहेगी। और जिस तरीके से अरीशा नुसरत जी ने आपको गाइड किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को ढेर सारे टिप्स से नवाजने के लिए भी। ख़ास मुलाकात में आज जिनसे हमने मुलाकात करवाई आपकी, आपने देखा, सुना, जाना और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। मैं लूँगा आपसे इजाज़त। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।